संविधान का पहला पार्ट बना चुके हैं। वो पहली वीडियो है, वो आप जाकर देख लीजिएगा। हम संविधान की सेकंड वीडियो बना रहे हैं आज, ठीक है। जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, संविधान में जीवंतता है क्योंकि ये है कि संविधान को हम जीवंत संविधान क्यों कहते हैं। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स हमें समझने हैं और ये भी समझना है कि संविधान में संशोधन क्यों होता है, ठीक है। हम संशोधन क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। संविधान में जो संशोधन होते हैं, संविधान में संशोधन जो होते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं बेटे। किसके तहत होते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। और संविधान में जब संशोधन होते हैं तो वो संसद में होते हैं। और जो संसद होती है हमारी, वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना जी। ये संशोधन होते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा संविधान में जीवंतता है। जीवंतता मतलब संविधान हमें आज भी जीवित लगता है। वो इसलिए लगता है कि आज जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है या हमारी जो कानूनी गतिविधियां हैं वो सारी संविधान को ध्यान में रखकर की जाती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान आज भी जीवित है। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, पहला कि ये परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील है। जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान में कुछ बातें एज इट इज़ रख ली गई थी। अनुच्छेद 1935 की अधिनियम 1935 की, अधिनियम 1935 में जो विशेषताएं दे रखी थी वो हमने बिल्कुल सेम रख ली। कारण ये था कि उस समय समाज में जो गतिविधियां थीं या जो नियम पहले से लागू थे या जो कानून पहले से चल रहे थे, लोग उसके आदी थे और उसी के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उसी के अनुसार संविधान 1935 यानी संविधान में 1935 की वो सारी विशेषताएं हमने एज इट इज़ इसलिए रख ली कि लोग, अगर हम इनको अलावा कुछ बदलते हैं तो फिर से जो लोग हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, उनके जो सोच होगी या उनका जो मानना होगा वो बदल जाएगा, यानी कि उनके विचार बदल जाएंगे। जो विचार नहीं बदलें, उनमें मतभेद उत्पन्न ना हो, इसीलिए 1935 अधिनियम में जो विशेषताएं थी हमने एज इट इज़ रख ली। तो परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील, जैसे जैसे समय बदलता है हमारी आवश्यकताएं भी बदलती हैं, है ना। हमारी जब आवश्यकताएं बदलती हैं तो जो कानून पहले से बना दिए गए हैं उनमें संशोधन की आवश्यकता भी महसूस की जाती है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 61 में अगर हम देखें, अनुच्छेद 61 में पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 साल से 18 साल कर दी गई, ठीक है। तो ये क्या है? संशोधन है, ठीक है। क्या है? संशोधन। और जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं कि आज की समय की परिस्थितियों के अनुसार तो उन्हें संविधान बनाना था, लेकिन भविष्य में भी अगर कुछ हो तो उसको ध्यान में रखकर भी संविधान बनाना था। तभी हमारा जो संविधान है, आज हमारे संविधान को बनाए हुए करीब 75 साल हो चुके हैं और 75 साल में हमारा जो संविधान है टूटा नहीं है, सिर्फ उसमें संशोधन हुए हैं। और वो संशोधन भी इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ जगह रखी हुई है, इसीलिए, ठीक है। ठीक है बेटे, तो पहला जो पॉइंट है परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील, तो आप ये समझ लो कि जैसे जैसे समय बदलता है तो आज हमें जो कानून बनाया है वो हमने आज की समस्या को ध्यान में रखकर या आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया है। हो सकता है कि 2 या 3 साल बाद फिर से कंडीशन बदलें, और जब कंडीशन बदलेंगी तो हो सकता है जो आज हमने जो कानून बनाया है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आवश्यकता अनुसार संशोधन। जब हमें लगता है कि जो कानून बना दिया गया है वो आज के समय के अनुसार ठीक नहीं है, पहले जब ये संविधान बनाया गया था
और उस समय ये कानून बिल्कुल उचित था और बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज के समय में ये कानून ठीक नहीं है, तो उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और संशोधन हमारे अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। ठीक है ना जी, 368 के तहत संसद में होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है समय के अनुसार परिवर्तित और गतिशील। ठीक है, कि हमारे अंदर जो भी कानून, जो हमारे संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं वो समय के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं और वो गतिशील होते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे ही हमारे कानून बनाने की जो सीमा है या उसका जो दायरा है वो भी बदलता है। ठीक है बेटा। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन जो है वो संसद में होते हैं। संसद जो है मैंने बता दिया आपको कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, यानी निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस यानी ऊपरी सदन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है कि किसी भी पार्ट में जा सकती है, पहले लोकसभा में या राज्यसभा में। ये निश्चित नहीं है कि भाई संशोधन की प्रक्रिया पहले लोकसभा में जाएगी या फिर राज्यसभा में जाएगी, किसी में भी जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में होती है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का पूरा प्रावधान दिया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होते हैं। फिर संशोधन का अर्थ ये नहीं है कि संविधान की मूल संरचना परिवर्तित हो। मूल संरचना परिवर्तित नहीं होती। जब हमारा संविधान बना तो उसमें जो था वो ठीक है, लेकिन जो अगर ए पार्ट में हमें संशोधन करना है तो ए पार्ट तो रहेगा, लेकिन ए पार्ट का 1 ऐसे डाल देंगे और उसमें संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ये है संशोधन। इसका मतलब ये रहेगा कि ए पहले कोई कानून था और उस कानून में अब समय के आधार पर या समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की गई, तो इसलिए संसद में एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया और उसमें लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने मिलकर विचार विमर्श किया और विमर्श करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर संशोधन होना जरूरी है। तो उस ए पार्ट के में संशोधन करके उस ए पार्ट का A1 बना दिया। ठीक है, ऐसे संशोधन होता है। उसकी मूल संरचना यानी इसे पूरा हटा नहीं देते, उसे पूरा रिमूव नहीं करते, वो रहता है, लेकिन इसके ए पार्ट में परिवर्तन करके दिखा देंगे भाई ऐसे संशोधन हुआ है। ठीक है, इसका फिर डी पार्ट है, संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। हमारे संविधान में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो काफ़ी लचीले हैं, आराम से हो जाते हैं, उन्हें साधारण बहुमत से कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कुछ कठोर तरीके से संशोधन होते हैं। उसमें संशोधन होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के 2/3 उपस्थित 2/3 सदस्य उसे अप्रूवल करने चाहिए, फिर राज्यसभा के 2/3 उपस्थित सदस्य उसे अप्रूवल करने चाहिए, तब जाकर वो संशोधन के लिए तैयार होता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है। जैसे संसद में जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो वो प्रस्ताव चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, ठीक है, कहीं पर भी आए, चाहे वो लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, ठीक है, तो लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा। ठीक है, तो लोकसभा में जब आएगा तो लोकसभा के 2/3 सदस्य उपस्थित 2/3 सदस्य इसे पास कर देंगे और राज्यसभा के इसे 2/3 सदस्य से पास कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई प्रस्ताव आता है तो 2/3 प्रस्ताव पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाते हैं
और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो प्रस्ताव यानी फिर प्रस्ताव नहीं रहता, एक कानून का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति इनमें से राष्ट्रपति के पास जब ये जाएगा तो राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को वापस कर सकता है और कह सकता है कि भाई एक बार फिर से आप दोनों इस पर विचार कर लो। ठीक है, लेकिन जो संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस नहीं भेज सकता, यानी वो लोकसभा राज्यसभा को ये नहीं कह सकता कि आप फिर से एक बार इस पर विचार विमर्श कर लें। ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर भी होती है बेटे, वीटो पावर जिसे जेवी वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवी वीटो। इस जेवी वीटो में क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है, जब लोकसभा या राज्यसभा उसे पास कर देते हैं तो या तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है या उसे पुनर्विचार के लिए दोनों के पास लौटा देता है। थर्ड क्या है? जेवी वीटो। अगर उसे लगता है कि इस विधेयक पर उसे कुछ भी नहीं बोलना, ना ही हस्ताक्षर करना है, तो वो क्या करता है, उस पर कुछ भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता और उसे अपने पास रख लेता है। इसे कहते हैं जेवी वीटो, यानी इसे हम अन्य शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं जेब में डालो और भूल जाओ। ठीक है, ऐसी वीटो पावर का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ठीक है ना, डाक विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव आया था तो तब ज्ञानी जेल सिंह ने इसका प्रयोग किया था और उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वह उस पर जेवी वीटो का प्रयोग कर सके। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर में संविधान में। वो टॉपिक जो है वो ये है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न या सर्व प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये जो लाइन है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाइन हमें समझ में आ जाती है तो समझ लो कि हमें आधे से ज़्यादा संविधान समझ में आ जाएगा और हमें आधे से ज़्यादा पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, पहला इसका जो शब्द है वो है सर्व प्रभुत्व संपन्न। सर्व प्रभुत्व संपन्न ठीक है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब प्रभुत्व संपन्न। मैंने पहले भी बताया था, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। हम अपनी स्वेच्छा से कोई भी निर्णय ले सकें और हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, उसे हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, जिस पर हमारा ही चलता है। ठीक है, फिर दूसरा समाजवादी। हम शुरू से ही एक ऐसा समाज क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा समाज जहाँ पर सभी लोग समान हों और सभी के लिए समान नियम कानून बनाए जाए। अब हम एक ऐसा समाजवादी मतलब समाज, एक ऐसा समाज तो नहीं क्रिएट कर सकते जहाँ सभी लोग समान हों, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि सभी की क्षमताओं के आधार पर हम ऐसे नियम कानून बना सकते हैं जो सभी के लिए समान हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति ने खुद ही सभी को समान नहीं बनाया, तो हम सभी को समान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रकृति ने ही हमको किसी को अच्छा, किसी को बुद्धिमान, किसी को मूर्ख, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी को शक्तिशाली, किसी को शक्तिहीन बनाया है। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं समाज में कि सभी के लिए समान कानून बनाएं जिसके आधार पर सभी को समान समझा जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों का तंत्र लोकतांत्रिक होता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। ठीक है, हम लोकतंत्र अच्छी तरह पढ़ते आए हैं। लोकतंत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होता है। हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लोकतांत्रिक वह है जहाँ पर लोगों की मर्जी के आधार पर, लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, लोगों की समस्याओं के आधार पर कानून बनाए जाते हों और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता हो, वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, फिर लास्ट वर्ड रह जाता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी देश का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे हम गणराज्य कहते हैं।
ठीक है, तो हमें ये समझना है। एग्ज़ाम में हमसे प्रभुत्व संपन्न को संक्षेप में वर्णन कीजिए, समाजवादी को उसका एक नोट लिखिए, लोकतांत्रिक क्या है, लोकतंत्र क्या है इसे डिफाइन कीजिए, या गणराज्य क्या है अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। ये आपसे शॉर्ट नोट भी पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअली, तो आपको हर एक का मतलब समझना है। जब आप इनको मतलब समझ जाओगे तभी तो बेटा लिखोगे ना, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इन्हें, तो इसलिए इन्हें समझना ज़रूरी है, इन शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है बेटा ये संविधान जो चैप्टर है पहला, ये उसकी सेकंड वीडियो है, और आज जो संविधान है ये संविधान यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम जो मिलेंगे उसके सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, सेकंड चैप्टर जो होगा उसका। ठीक है, और मेरी बस आपसे ये प्रार्थना है, या ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें।